ये वाला एपिसोड खत्म होते होते आप मन बना चुके होंगे तवांग आने के लिए, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। आज के एपिसोड में हम यहाँ के सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस के बारे में तो जानेंगे ही, साथ ही साथ उन्हें किस ऑर्डर में घूमना है, यानी एक परफेक्ट 2 डे आइटिनरी, खाने पीने, कस्टम्स और कल्चर्स, स्टे ऑप्शंस और आखिर में यहाँ तक कैसे पहुँचा जाए, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह मैं तापस आप सभी का स्वागत करता हूँ फ्रीबर्ड ट्रेवल्स में। आज के एपिसोड में हम हैंगिंग ब्रिज, वाटरफॉल, लेक, मॉनेस्ट्री, जायंट बुद्धा स्टैच्यू और बहुत कुछ देखने वाले हैं। पर उससे पहले थोड़ा सा बैक स्टोरी के बारे में जान लेते हैं। अक्टूबर से लेके मई के मंथ तक है तवांग आने के लिए बेस्ट मंथ्स, जिनमें से दिसंबर से फरवरी तक आपको अच्छी खासी स्नोफॉल भी देखने को मिलती है। अगर आपको ठंड नहीं पसंद है तो मार्च से मई के बीच भी आप प्लेजेंट वेदर के लिए आ सकते हैं, पर उसके बाद नहीं, क्योंकि फिर रेनी सीजन स्टार्ट हो जाता है। हम रुक रहे हैं अमेज पीवाई होमस्टे में, जो ओल्ड मार्केट एरिया में है, एपीएस बस स्टैंड के पास। रूम्स के रेट 1900 से लेके 2500 के बीच में वेरी करता रहता है। होटल नया है और हम पहले कुछ गेस्ट में से ही हैं। स्टाफ्स अच्छे हैं तो सब कुछ ठीक ही है। एक रेस्टोरेंट भी है इनके यहाँ, जहाँ हमने ब्रेकफास्ट में लिया मैगी, ब्रेड ऑमलेट और चाय। क्योंकि मैंने एक टूर पैकेज लिया है हॉस्टल के थ्रू, स्टे, ब्रेकफास्ट और डिनर और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा इंक्लूडेड है उसी में ही, पर मैं आपको चीजों के एक्सपेंसेस बताता रहूंगा। साइट सीइंग के लिए आप या तो बाइक या स्कूटी रेंट पे ले सकते हैं, जो 1 या 2 लोगों के लिए परफेक्ट है और जिसके लिए आपको 800 से 1200 रुपए ही देने पड़ेंगे, या फिर टैक्सी ले सकते हैं अगर आप 3 या ज्यादा लोग हैं। टैक्सी के लिए आपको 2500 से 3500 रुपए देने होते हैं लोकल साइट सीइंग के लिए। तो फाइनली निकल पड़ते हैं साइट सीइंग के लिए। आज का जो पहला डेस्टिनेशन है उसके लिए हमें तवांग से 23 किलोमीटर दूर जाना होगा। मैं बात कर रहा हूँ चकजम ब्रिज की, जो कोई ऐसा वैसा ब्रिज नहीं है, जैसा भी है चल के देखते हैं। जाहिर सी बात है तवांग से चकजम ब्रिज तक का रास्ता बेहद सुंदर है। मैं जीरो वैली तो कभी नहीं गया हूँ, पर मेरी इमेजिनेशन के हिसाब से वो जगह कुछ ऐसा दिखता होगा। गाड़ी से उतर के आपको 5 मिनट चलना होता है और फिर आपको दिख जाते हैं 2 अमेजिंग से ब्रिजेस, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। मैं बताना चाहूंगा कि तवांग में रहने वाले ज्यादातर लोग मोनपा टाइप के हैं, जिनकी भाषा में चक का मतलब होता है आयरन और जम का मतलब होता है ब्रिज। तो इन दोनों वर्ड्स को मिला के बन जाता है चकजम, यानी एक आयरन ब्रिज। ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, ये एक आयरन सस्पेंशन ब्रिज है, जिसे 14th सेंचुरी के सेकंड हाफ में बनाया गया था, यानी 700 साल से भी पुराना है ये ब्रिज, जो मोनपा टाइप के अमेजिंग इंजीनियरिंग की एक निशानी है। पहले के जमाने में ये एक ही जरिया था जो मोक्तो, गोमक्यालेंग और मिरबा नाम के गाँव को तवांग से जोड़ता था। ये ब्रिज बहुत कम समय पहले तक पब्लिक के लिए खुला था, पर अभी सेफ्टी रीजंस की वजह से इसे बंद कर दिया गया है। पर एक नए आयरन ब्रिज को इसके बगल में ही बनाया गया है, जहां आप अच्छे अच्छे फोटोज क्लिक कर सकते हैं और ऐसे नजारों के मजे भी ले सकते हैं। क्योंकि आप अभी इस अमेजिंग से बैम्बू ब्रिज पे चलने का थ्रिलिंग एक्सपीरियंस नहीं ले सकते, आप चाहें तो इस जगह को स्किप कर सकते हैं, पर आएंगे तो एक्सपीरियंस काफी पीसफुल होगा। मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। तो आगे हमें जंग वाटरफॉल देखने को मिलेगा और उसी का ही ये पानी है। आगे 3 गांव हैं जिसके लोग इस ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। अब चकजम ब्रिज से 29 किलोमीटर दूर चल के पहुंचते हैं हमारे दूसरे डेस्टिनेशन में, जिसके लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जंग वाटरफॉल की। इस वाटरफॉल को आप गुवाहाटी से तवांग आते समय या फिर तवांग से गुवाहाटी लौटते समय भी कवर कर सकते हैं, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज नहीं कर रहे हैं तो।
इतना अमेजिंग लग रहा है ना, पास चल के मैं आपको बताता हूँ कि एक्सपीरियंस कैसा रहता है। देखने तो वाला हूँ, ये तो पता है। पार्किंग से 6 मिनट नीचे चल के आप वाटरफॉल के पास पहुंच सकते हैं। तो गाइस हम वाटरफॉल के पास पहुंच चुके हैं। प्रेजेंटिंग यू ऑल द वेरी मजेस्टिक जंग वाटरफॉल, जिसको नूरानांग वाटरफॉल भी कहा जाता है। वाटरफॉल्स के भी कई टाइप्स होते हैं, जिनमें से इसका है कर्टेन टाइप। यहाँ पानी गिर रहा है 100 मीटर्स यानी 328 फीट की ऊंचाई से। और यहाँ पे कुछ कैफे वैफे भी है जहाँ पे आप कुछ खा पी सकते हैं, शांति से चल के उधर रिलैक्स करते हैं। क्योंकि पूरी तरीके से पूरा गीला हो चुका है। और आपको वाटरफॉल के पास आना है तो रेन जैकेट लेके ही आना है, छाते वाते से काम नहीं चलेगा। और यहाँ पे जैसे पत्थर भी काफ़ी स्लिपरी हैं, पत्थर भी काफ़ी स्लिपरी हैं, तो देख के आना जाना करें। तो यहाँ पे थोड़ा बैठ के रिलैक्स करते हैं आधे घंटे जितना, फिर निकलते हैं यहाँ से। अनबिलीवेबल सी जगह है। तवांग आ रहे हैं तो ये जगह बिल्कुल भी मिस ना करें। तवांग से 31 किलोमीटर पहले आता है ये जगह, जब आप बोमडिला या दिरांग से तवांग आ रहे हैं। मेक श्योर करें यहाँ 2:30 से 3 बजे से पहले पहुंचने के लिए, ताकि आपको यहाँ रेनबो दिख पाए, जिसके साथ आप जरूर फोटो लेना चाहेंगे। आप चाहे तवांग आए हो या नहीं, इस वाटरफॉल को आपने जरूर देखा होगा कोयला मूवी के तन्हाई तन्हाई वाले गाने में और कुछ अलग सीन्स में भी। जंग वाटरफॉल से तवांग लौटने से पहले हम पहुंच गए हैं अर्जेलिंग मोनेस्ट्री में। इस जगह की दूरी तवांग से है 3 किलोमीटर। इस मोनेस्ट्री की खासियत ये है कि 6 दलाई लामा सांग्यांग ग्यात्सो जी का जन्म साल 1683 में इसी जगह पे ही हुआ था, लेकिन इस गेलुक सेक्ट के मोनेस्ट्री को उससे बहुत पहले साल 1487 में बनाया गया था, लामा अर्जन सांगपो के द्वारा। मोनेस्ट्री के अपर फ्लोर पे आपको सभी 14 दलाई लामास के थांगका पेंटिंग्स देखने को मिलेंगे। ये रहे 6th दलाई लामा और ये रहे 14th दलाई लामा। इस कंपाउंड में आपको कुछ स्तूपास भी देखने को मिलते हैं। बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे नहीं आते और यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत है, जो एक्सपीरियंस करने लायक है। इसके बाद हम चलते हैं लंच के लिए। हमारी तरह आप भी लंच या डिनर ड्रैगन रेस्टोरेंट में कर सकते हैं। अच्छी एम्बियंस के साथ साथ खाना भी काफी अच्छा था। हमने किमची चिकन फ्राइड राइस, बिबिम्बाप, किमची किम्बाप जैसे कुछ कोरियन डिशेस ट्राई किए और इसके बाद निकल गए तवांग मोनेस्ट्री की तरफ। तवांग मोनेस्ट्री आपको तवांग के लगभग हर जगह से दिख जाता है। वैसे तवांग की लोकल साइटसीइंग करने के लिए आपको गाड़ी की जरूरत ही नहीं है, आप सभी जगह पैदल ही घूम सकते हैं। इसी बीच हम पहुंच गए हैं तवांग मोनेस्ट्री में। तवांग
मॉनेस्ट्री महायान बुद्धिज्म के कुछ सबसे पवित्र जगहों में से एक है। इस मॉनेस्ट्री का पूरा नाम है तवांग गार्डन नामगी लात्से और इसका मतलब है द साइट चोजन बाय द हॉर्स इज द डिवाइन पैराडाइज ऑफ कंप्लीट विक्ट्री। इसे 17th सेंचुरी में मेराक लामा लौद्रिक ग्यात्सो के द्वारा स्थापित किया गया था। आज हम इसे जानते हैं इंडिया के सबसे बड़े और दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मॉनेस्ट्री के तौर पे। इस मॉनेस्ट्री के परिसर में कुल 65 रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं और यहाँ कुल 450 से भी अधिक मॉन्क्स रहते हैं। साल 1959 में जब 14 दलाई लामा तिब्बत के पोटोला पैलेस से चल के भारत आए थे, तब वो तवांग में 4 दिन रुके थे और तब उन्होंने तवांग मॉनेस्ट्री और अर्जिलिंग मॉनेस्ट्री को भी विजिट किया था। तवांग मॉनेस्ट्री का जो असेंबली हॉल है ये 3 स्टोरीड है और अंदर आते ही आपकी नजर पड़ती है इस 25 फीट ऊंचे लॉर्ड बुद्धा के स्टैचू पे, जिनके दोनों तरफ हैं मौदगल ययाना और सारिपुत्र। तवांग मॉनेस्ट्री के सबसे मेजर फेस्टिवल्स में से एक है तोरग्या फेस्टिवल, जिसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, अक्सर जनवरी के मंथ में। तो आप ट्रैवल करने से पहले थोड़ा डेट चेक कर लेना। इस 3 दिन के फेस्टिवल के दौरान आप कुछ मॉन्क्स को डांस करते हुए भी देख पाएंगे। इस फेस्टिवल को मनाया जाता है बुरी शक्तियों को भगाने और लोगों को नेचुरल कैलामिटीज से बचाने के लिए। इसके अलावा लोसर यानी न्यू ईयर फेस्टिवल को भी ग्रैंड तरीके से मनाया जाता है 15 दिन तक, जब लोग ब्लेसिंग्स लेने तवांग मॉनेस्ट्री जरूर आते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जिनके अलग अलग इम्पोर्टेंस हैं। मॉनेस्ट्री के कंपाउंड में ही एक म्यूजियम भी है जहां आप कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं और तवांग मॉनेस्ट्री और तिब्बतियन बुद्धिज्म के बारे में काफी कुछ जान सकते हैं। उसके बाद चलते हैं जायंट बुद्धा स्टैचू को देखने। तो तवांग मॉनेस्ट्री के बाद हम पहुंच गए हैं जायंट बुद्धा स्टैचू तवांग के पास। देखें, बुद्धा जी की स्टैचू है और हाइट है तकरीबन 30 फीट यानी कि 3 स्टोरी बिल्डिंग के बराबर। और स्टैचू के नीचे एक मॉनेस्ट्री भी है और वहाँ पे भगवान बुद्धा के लाइफ साइकिल के बारे में पूरा का पूरा डिटेल में बताया गया है। और वहाँ से थोड़ा सा इधर आएंगे तो इधर आई लव तवांग वाला बोर्ड भी लगा हुआ है और यहाँ पे भी भगवान बुद्धा के लाइफ साइकिल के बारे में अच्छे से जानकारी दी गई है। तवांग वैली को ओवरलुक करती हुई ये 30 फीट ऊंची स्टैच्यू, जिसमें गौतम बुद्ध जी को ध्यानरत भूमिस्पर्श मुद्रा में दिखाया गया है, आपके मन को शांति से भर देगी। इस आइकॉनिक से स्टैचू को साल 2015 में ही स्थापित किया गया है, जिसके नीचे एक सुंदर सा मॉनेस्ट्री देखने को मिलेगा आपको। कोशिश करें यहाँ अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग में आने के लिए। अगर टाइम बचा हो तो आप तवांग वॉर मेमोरियल भी विजिट कर सकते हैं, नहीं तो उसे दूसरे दिन के इवनिंग के लिए बचा के रखें, जैसा कि हमने किया। इवनिंग में मार्केट को हमने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया तो पता चला कि तवांग के टी कप्स काफी फेमस हैं, जो कुछ इस डिजाइन के होते हैं। आप चाहें तो कुछ इस तरह की शॉपिंग कर सकते हैं। मैंने तो अपने लिए चॉपस्टिक्स ले लिया। डिनर था कुछ इस प्रकार का और ऐसे ही हमने अपने पहले दिन का एंड किया। आज का दिन कल के जैसा ही एक्साइटिंग होने वाला है या फिर शायद उससे भी बेहतर। ब्रेकफास्ट में हमने लिया बॉइल्ड एग, बटर टोस्ट और चाय और निकल गए हैं संगेतसर लेक की तरफ। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, तवांग डिस्ट्रिक्ट में ही करीब 108 हाई एल्टीट्यूड और प्रिस्टीन लेक्स हैं, जैसे कि पीटीएसओ लेक, सेला लेक, नगुलात्सो और ऑफ कोर्स संगेतसर लेक जैसे कुछ। तवांग से संगेतसर लेक की दूरी है 36 किलोमीटर और रास्ते में ही आपको बहुत सारे और लेक्स भी दिख जाएंगे। पर खास बात ये है कि हर वीक में इन लेक्स और इनके सराउंडिंग्स का कलर चेंज होता रहता है।
अब तक आप लोगों को तो पता चल चुका होगा कि अरुणाचल प्रदेश में एंटर करने के लिए इनर लाइन परमिट की जरूरत होती है, पर उसके अलावा संगेतसर लेक और बुमला पास को विजिट करने के लिए एक और स्पेशल परमिट की जरूरत होती है, जो कुछ ऐसा दिखता है। बुमला पास आप सुबह के 9 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे के बीच ही विजिट कर सकते हैं और आपको स्पेसिफिक चेक पोस्ट को स्पेसिफिक टाइम से पहले क्रॉस करना होता है। तो आपका काम आसान हो जाता है जब आप किसी प्राइवेट टैक्सी से ही इन जगहों को विजिट कर रहे हैं। तवांग से संगेतसर लेक और बुमला पास के टैक्सी चार्जेस होते हैं 5,500 रुपए परमिट के चार्जेस को मिला के। स्पेशल परमिट आपको टैक्सी वाले ही बना के दे देंगे, पर आपको उनसे एक दिन पहले बात करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल 15 दिसंबर को आपको अगर बुमला पास विजिट करना है तो आपको 14 के इवनिंग तक किसी टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर से बात करनी होगी। अगर आप सेल्फ ड्राइव करके आ रहे हैं तो आप अपने व्हीकल को तवांग तक जरूर ला सकते हैं, पर वहां से बुमला तक जाने के लिए प्राइवेट टैक्सी लेनी ही होगी। ऐसा तवांग टैक्सी यूनियन का रूल है। क्योंकि हम इंडो चाइना बॉर्डर से बहुत ज्यादा दूर नहीं हैं, यहाँ पे किसी भी आर्मी सेटलमेंट, चेक पोस्ट, यहाँ तक कि किसी भी आर्मी व्हीकल का फोटो लेना या वीडियो बनाना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। और वही सेम जगह नो ड्रोन जोन्स भी हैं। मैं श्योर हूँ कि आप इन सभी रूल्स का स्ट्रिक्टली पालन करेंगे। जैसा कि अभी भी लिखा हुआ था, संगेतसर लेक का फर्स्ट व्यू यहाँ से मिल जाता है, मतलब अभी राइट हैंड साइड पे है और अब वो रहा। और इधर देखते देखते राइट हैंड साइड पे एक वाटरफॉल मिस हो गया। अब एक इंसान एक साथ कहां कहां देखे। हम अब पहुंच गए हैं संगेतसर लेक के पास। सबसे जरूरी बात पहले कर लेते हैं। इस हेवनली लेक को संगेतसर, शंगेतसर, संगेतसर, संगेश्तर और माधुरी लेक भी कहा जाता है, क्योंकि कोयला मूवी का वो तन्हाई तन्हाई वाला गाना यहाँ पे शूट किया गया था। संगेतसर लेक सी लेवल से 12,165 फीट या 3,708 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप अगर यहाँ साल 1971 से पहले आए होते तो यहाँ पे ये लेक होता ही नहीं, बल्कि एक गांव होता जिसका नाम होता शॉक्टसेन। 1971 में हुए एक भयानक अर्थक्वेक की वजह से ही वो गांव एक लेक में ट्रांसफॉर्म हो गया। लेंथ और विड्थ के बारे में तो ज्यादा जानकारी नहीं है। इस लेक का एक चक्कर आराम से लगाने में फोटो लेके आपको 1 घंटे लग जाएंगे। लेक के मेन एंट्रेंस पे आपको एक कैफे मिल जाएगा जो इंडियन आर्मी के द्वारा रन किया जाता है, और आपको चाय, कॉफी और मैगी जैसे बेसिक चीजें मिल जाएंगे। तो इस लेक का आप एक राउंड भी लगा सकते हैं। तो आगे की तरफ चल के देखते हैं, आगे से और अच्छा व्यू मिलेगा। लेट्स चेक आउट कि आगे से व्यू कैसा है। और यहाँ पे कुछ कैफे भी आपको मिल जाएंगे, चाय और कॉफ़ी और मैगी के लिए। काफ़ी ठंड लग रही है, हाथ अभी फ्रीज हो रहे हैं, तो एक चाय कॉफ़ी की तो सख्त ज़रूरत है, और गरम गरम मैगी की भी। हमारे दोस्त लोग फोटो लेने लग गए हैं, पानी के काफ़ी पास आ चुके हैं। वाकई काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ, फार बेटर, उस जगह से फार बेटर व्यू है। तो ये है रंदी फूटा पॉइंट। पता नहीं कौन सी मूवी में ये पॉइंट मतलब दिखाया गया है, बट काफ़ी एक मस्त पोज यहाँ पे दिया जा सकता है और काफ़ी अच्छा फोटो है। वो वाला वाटरफॉल दिख रहा है, जब आप संगेतसर लेक आते हैं तो रास्ते में वो वाला वाटरफॉल भी मिलता है। और ये भी पता नहीं किसी वाटरफॉल से शायद पानी आ रहा है इधर। तो हमने एंट्री किया था वहाँ पे, तो वहाँ से इससे करके यहाँ तक पहुँच गए हैं और आधा रास्ता बाकी है। तो ये वाला पार्ट कैसा लग रहा है? हमें तो काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए हमने सबने काफ़ी सारे फ़ोटोज़ खिंचवाए यहाँ पे। ये जो रूट है ना, बहुत सही लग रहा है, बहुत ही सुंदर सा ट्रेल है। चलते चलते अब हम इस लेक के सदर्न वेस्ट साइड पे पहुंच गए हैं, जहां से इस लेक का सबसे अच्छा व्यू मिलता है।
12:15 हो चुके हैं और बुमला पास आप 2 बजे के बाद नहीं जा सकते। यहाँ से बुमला की दूरी है 25 किलोमीटर। मैं निकलता हूँ फटाफट से, मिलते हैं गाड़ी में, और एक वाटरफॉल भी दिखाऊंगा जो कि यहाँ से दिखाई दे रहा था। आते टाइम ये वाला वाटरफॉल मिस हो गया था। कुछ ही दूर आने के बाद मौसम ऐसा हो गया है जैसा हम सब चाहते थे। हल्की हल्की स्नो गिरने लग रही है और एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है सोच के कि बुमला में हालात कैसे होंगे। ड्राइवर भैया ने गाड़ी को थोड़ा भगाया, तभी जाके हम 1:30 के अराउंड पहुंच गए हैं बुमला पास। तो हम पहुंच गए हैं बुमला पास और यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो हर जगह पे वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होगा, पर जहाँ पे पॉसिबल होगा मैं बना के आपको दिखाऊंगा। ठीक है, इस तरह चलते हैं एंट्री पॉइंट पर, अंदर कैमरा अलाउड नहीं होगा ऑब्वियसली। तो दोस्तों बुमला पास खास क्यों है? करीब 15,200 फीट की एल्टीट्यूड पे स्थित ये पास इंडो चाइना बॉर्डर के कुछ सबसे सुंदर और स्ट्रेटेजिक पासेस में से एक है, जो कि एक हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल लैंडमार्क भी है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास। 1962 के सीनो इंडियन वॉर के दौरान एक मेन लोकेशन रहा बुमला अब बायलैटरल रिलेशंस के मामले में एक खास जगह बन चुकी है, जहां इंडियन आर्मी और पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना के बीच मीटिंग्स होती रहती है और डिप्लोमेटिक टॉक्स और विजिट्स भी होते रहते हैं, ताकि इन दोनों देशों के बीच रिलेशन बेहतर हो और शांति बनी रहे। ईस्टर्न हिमालयस का ये हाई एल्टीट्यूड रगेड और बैरन माउंटेन पास साल में ज्यादातर टाइम स्नो से ही कवर्ड रहता है और विंटर्स में यहाँ पे टेम्परेचर -25 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ऐसे चैलेंजिंग वेदर कंडीशंस उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिन्हें एडवेंचर्स पसंद हों, पर इस जगह पे साल के 365 दिन 24 घंटे तैनात हमारे इंडियन आर्मी के जवानों के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। यहाँ आके इंडियन आर्मी के जवानों से बात जरूर करें, यहाँ वो कौन कौन से चैलेंजेस फेस करते हैं उनके बारे में जानें और हम उन्हें कितना एडमायर करते हैं एक सैल्यूट के जरिए जरूर बताएं। तो हम बॉर्डर देख के आ चुके हैं वापस और स्नोफॉल स्टार्ट हो गया है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हल्की हल्की वाली स्नोफॉल, लेकिन लाइफ में पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ तो बहुत खुशी हो रही है। एक्चुअली कैमरा के लिए काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस हैं यहाँ पे, आप आगे वीडियोस नहीं बना सकते, तो इसलिए मैं बाहर से ही बना रहा हूँ। एक्चुअली उस तरफ है चाइना का बॉर्डर, पर उस तरफ आप कैमरा अलाउड ही नहीं है, आपको इस तरफ से अंदर जाना होता है। चाय मैगी अंदर ले सकते हैं और वो रहा चाइना का बॉर्डर। पार्किंग है यहाँ पे, काफ़ी भीड़ थी आज। बुमला पास में आप एंट्रेंस के बाद 200 से 300 मीटर चल के जाते हैं और मैत्री स्थल पहुंचते हैं, जहां आपको बुमला पास की खासियत के बारे में बताया जाता है और 1962 के अक्टूबर 23 की बात बताई जाती है, जिस दिन सुबह के 5:30 को एक के बाद एक करके करीब 200 सोल्जर्स वाले 3 वेव्स भेजे गए थे चाइनीज आर्मी की तरफ से तवांग को कब्जे में लेने के मकसद से। उनका सामना हुआ बुमला के ऊपर की तरफ पोस्टेड 16 जवानों से और सूबेदार जोगिंदर सिंह के द्वारा लीड किए जा रहे 20 से 22 सिखों के एक प्लेटून से। चाइनीज सोल्जर्स के पहले 2 वेव्स को बड़े पराक्रम और साहस के साथ सामना करने के बाद तीसरे वेव के समय बहुत ही कम सैनिक बचे थे और गोला बारूद भी खत्म हो चुका था। तभी सूबेदार जोगिंदर सिंह ने एक लाइट मशीन गन ली और बाकी बचे जवानों को आदेश दिया कि वो अपने अपने बेयोनेट्स को लेके ही अपने दुश्मनों का सामना करें। कहते हैं अकेले जोगिंदर सिंह जी ने ही 50 से अधिक चाइनीज सोल्जर्स को मार गिराया था। बाकी जवानों ने भी ऐसे ही अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए कुल 200 से अधिक सैनिकों को मार के एक तरह से चाइना के प्लान को फेल कर दिया था। मगर संख्या में कम और गोला बारूद के खत्म हो जाने की वजह से आखिरी दम तक लड़ते हुए सूबेदार जोगिंदर सिंह समेत प्लेटून के सभी सोल्जर्स वीर गति को प्राप्त होते हैं। सूबेदार जी को अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडरशिप की वजह से मरणोपरांत हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। तो बुमला पास से निकलने का टाइम आ गया है, कुछ फोटो वोटो लेते हैं और निकलते हैं वापस तवांग की तरफ। अभी के लिए बाय बाय बुमला।
बस 2 किलोमीटर आगे आके हम पहुंच गए हैं जोगिंदर सिंह वॉर मेमोरियल के पास, जिसे उन्हीं परमवीर चक्र के सम्मान में बनाया गया है जिनके बारे में हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। यहाँ आके उन्हें श्रद्धांजलि जरूर अर्पण करें। तवांग पहुंचते पहुंचते 4 बज गए थे। 6 बजे के अराउंड हमने विजिट किया तवांग वॉर मेमोरियल, जहां एक बड़ा सा स्तूपा बनाया गया है 1962 के सीनो इंडियन वॉर में शहीद हुए सभी रियल हीरोज की याद में। इस वॉर मेमोरियल को पूरी तरह से बुद्धिस्ट आर्किटेक्चरल स्टाइल में बनाया गया है। यहाँ उन सभी 2420 हीरोज के नाम लिखे गए हैं जिनका बलिदान हम कभी नहीं भूल सकते। रेयर इमेजेस, वेपन्स, बिलोंगिंग्स के अलावा एक हॉल में महावीर चक्र मेजर महेंद्र सिंह चौधरी जी के और दूसरे हॉल में परमवीर चक्र सूबेदार जोगिंदर सिंह जी के बस्ट देखने को मिलते हैं। वॉर मेमोरियल के बगल में ही आप एक लाइट एंड साउंड शो देख सकते हैं जिसको किसी भी हालत में मिस नहीं करना है। इसमें दिखाया जाता है अरुणाचल प्रदेश की संस्कृति के बारे में और हमारे वीर जवान कैसे मुश्किल हालातों में रह के देश की रक्षा करते हैं ताकि मैं और आप सब महफूज रह पाएं। तो दोस्तों, ये थी तवांग की 2 डे आइटिनरी। घूमने के लिए और बहुत सारे जगह हैं, जैसे कि सेला पास जो 13,700 फीट के एल्टीट्यूड पे स्थित एक हाई एल्टीट्यूड माउंटेन पास है, और जसवंतगढ़ वॉर मेमोरियल। ये दोनों जगह गुवाहाटी से तवांग के रास्ते में ही आते हैं और मैंने इन जगहों को अच्छे से दिखाया भी है पिछले एपिसोड्स में। वीडियो के आखिरी पार्ट में हम देखेंगे कि आप तवांग कैसे पहुंच सकते हैं। अगर आपको पता है या फिर आपने पिछले एपिसोड्स देखे हैं तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। आप अपनी ट्रिप की शुरुआत कर सकते हैं गुवाहाटी से, और हमने भी यही किया। इंडिया के किसी भी पार्ट से बाय ट्रेन या बाय फ्लाइट गुवाहाटी तक पहुंचना बहुत आसान है। गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बॉर्डरले इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए देश के हर मेजर सिटी से फ्लाइट्स अवेलेबल होते हैं, जबकि गुवाहाटी जंक्शन से होते हुए 108 ट्रेन गुजरती हैं। बाय रोड गुवाहाटी सिलीगुड़ी, डिब्रूगढ़, ईटानगर और शिलोंग जैसे सिटीज के साथ अच्छे से कनेक्टेड है। एक बार आप गुवाहाटी पहुंच जाते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं तवांग तक पहुंचने के, जैसे कि प्राइवेट टैक्सीज, शेयर टैक्सीज और बसेस। गुवाहाटी से तवांग की दूरी है एक रूट से 430 किलोमीटर और दूसरे रूट से करीब 510 किलोमीटर, और इसीलिए आप बस में ट्रैवल करते हैं तो 19 घंटे से भी ज्यादा समय लग जाता है। टैक्सीज में भी कुछ कम समय नहीं लगता, इसीलिए आप अपनी जर्नी को बीच में ब्रेक कर सकते हैं। अरुणाचल में बस सर्विस के ऊपर पूरी तरह रिलाय नहीं किया जा सकता, क्योंकि सारे डेस्टिनेशंस बस के नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है, और जो जगह भी कनेक्टेड हैं, उनके बीच हमेशा बस रन कर पाए ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आमतौर पे यहाँ इस्तेमाल होता है टाटा सुमोस का शेयरिंग टैक्सीज के तौर पे, पर इनमें एक साथ 10 पैसेंजर तक को बिठाया जाता है, तो कंफर्ट के मामले में ये ऑप्शन इतना सही नहीं है। प्राइवेट टैक्सीज के कॉस्ट 1 वे के 20,000 रुपए के आसपास से शुरू हो जाते हैं, जो फैमिलीज या छोटे ग्रुप्स के लिए तो सही है, पर मेरे जैसे सोलो ट्रैवलर्स के लिए नहीं। तो इसीलिए मैंने एक टूर पैकेज बुक किया इंडियाज लार्जेस्ट ब्रांडेड हॉस्टल चेन जोस्टल के थ्रू, जिसमें मैं एक ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अगर पसंद आया तो आप इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्द ऐसे किसी अच्छे से एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग।